हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइटर बैच रैपिड रिवीजन सेशंस। हमने अभी तक प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया है। नाउ फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन करने का प्रोसेस दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स कि आप किसी भी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन देखें या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी मतलब अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है तो उस कंडीशन में आपका सबस्ट्रेट किस तरीके से टूटेगा और एनर्जी कितनी मिलेगी। तो यहां पर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दोनों एक ही है क्या कि डिफरेंस है इसमें? जब आप जूलॉजी में पढ़ते हैं ब्रीदिंग मीन्स एक सुपरफिशियल प्रोसेस जिसे आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन बोलते हैं, बट रेस्पिरेशन एक सेल्यूलर प्रोसेस है। रेस्पिरेशन सेल्यूलर प्रोसेस मीन्स किस तरीके से आपकी बॉडी सबस्ट्रेट से एनर्जी रिलीज करती है। तो यहां पर हम बात करेंगे ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, बट व्हाई इज ब्रीदिंग सो इसेंशियल टू लाइफ? व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ? ऐसा क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं? मींस फ्रेश एयर या ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 रिच एयर बाहर रिलीज होती है। ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड माइक्रोब्स ब्रीथ? इफ सो हाउ? बिल्कुल सही बात है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं, उन्हें देखेंगे हम आगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज, बट इट एब्जॉर्प्शन, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी एक्टिविटीज रिक्वायर ऑक्सीजन। और क्या रिलीज करते हो आप? CO2। पर ये जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, ये ऑक्सीजन एक्चुअल में जाता कहां पर है? ये ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट क्यों हो रहा है और कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जहां पर इस ऑक्सीजन को लेकर फूड सबस्ट्रेट को तोड़ा जाता है? Where does all this energy come from? We know we eat food for energy, but how is this energy taken from the food? अब आपने खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद फूड एब्जॉर्प्शन हुआ, जो सिंपल फॉर्म है वो एब्जॉर्ब हुआ। अब एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, दैट मीन्स एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड। हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? Do all foods give the same amount of energy? देखो, जो भी फूड के कंपोनेंट्स है अगर हम बात करें तो या तो वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब विटामिन्स मिनरल्स को अगर हम छोड़ दें और तीन कंपोनेंट देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो इन तीनों कंपोनेंट से आपको एनर्जी मिलेगी। हाँ, बॉडी किस सबस्ट्रेट को कितने आसानी से तोड़ पाती है ये डिफर करेगा। मतलब सबसे सिंपलेस्ट एनर्जी अगर आपको मिलेगी वो होगी कार्बोहाइड्रेट से। अगर आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है ब्रेक डाउन करने में तो वो है प्रोटीन। मतलब बॉडी को प्रोटीन से एनर्जी निकालने में बहुत मेहनत लगती है। नाउ डू प्लांट्स ईट? क्या प्लांट्स खाना खाते हैं? नहीं, खाना बनाते हैं, हाँ, ऑटोट्रॉप से। वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? मतलब प्लांट अगर खाना खा नहीं रहे, दैट मीन्स अगर सराउंडिंग से नहीं ले रहे तो उनकी बॉडी में ही बन रहा है खाना। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, डू दे ईट फूड? क्या माइक्रोब्स को एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए खाने की जरूरत है? बिल्कुल। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स मतलब जिनकी बॉडी में खाना नहीं बन रहा है बट दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स या सराउंडिंग फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। You may wonder at the several questions raised above. They may seem to be very disconnected, but in reality, the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. मतलब ब्रीदिंग के दौरान ही ऐसा कुछ होगा जिसकी मदद से एनर्जी रिलीज होगी फूड के ब्रेकडाउन से। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड।
All the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules. Macromolecules में क्या आते हैं? अभी हमने देखा ना, polysaccharides, proteins and fats that we call as food. Only green plants and cyanobacteria, underline करना, only green plants and cyanobacteria can prepare their own food, क्योंकि ये autotrophs है, by trapping light energy and convert it into chemical energy. light energy को ही convert करते हैं किसमें? chemical energy में. अब इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? स्टोर करने के लिए चाहिए केमिकल बॉन्ड्स. स्टोर करने के लिए चाहिए केमिकल बॉन्ड्स. और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? हम जब एनर्जी करेंसी की बात करते हैं तो एटीपी ऐसी करेंसी है जिसे आपकी बॉडी की हर सेल पहचानती है. तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी. नाउ ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये सारे सबस्ट्रेट हैं जिनको ब्रेक डाउन करके आपकी बॉडी एनर्जी ले सकती है. We must remember that in green plants too, not all the cells, tissues and organs photosynthesize, only cells containing chloroplast. मतलब सभी सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं दिखा सकती. जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा सिर्फ वही सेल्स फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे. लोकेटेड, कहां पर लोकेटेड है ये? क्लोरोप्लास्ट अंदर है? नहीं, सुपरफिशियल लेयर्स में, जो फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट कराएंगे. हेंस even in green plants, all other organs, tissues and cells that are non-green need food for oxidation. Hence, food has to be translocated to all non-green plants. क्यों? क्योंकि non-green parts जो भी हैं वो खाना नहीं बना पा रहे, तो वहां तक फूड को ले जाना पड़ेगा. Animals are heterotrophic. They obtain food from the plants. अब वो फूड रिक्वायरमेंट के लिए किस पे निर्भर कर रहे हैं? प्लांट पे. किस तरीके से? या तो डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे हर्बीवोर्स, या फिर इनडायरेक्टली, मतलब अगर किसी एनिमल ने प्लांट पे फीड किया और उस एनिमल को किसी हायर एनिमल ने कंज्यूम कर लिया तो वो क्या होगा? कार्निवोर. सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life process comes from photosynthesis. जो भी खाना टूट के एनर्जी मिलेगी वो सारा खाना कहां से आया? अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस से. हमने फोटोसिंथेसिस में भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में 2 रीजन पढ़े थे कि व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहला रीजन था photosynthesis is the prime source for all the food available on this planet. दूसरा था it releases life supporter gas, oxygen. तो यहां भी वो यही बात कर रहा है कि जितना भी खाना आप ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हो वो कहां से आता है? फोटोसिंथेसिस. दिस चैप्टर डील्स विद सेल्युलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी and the trapping of this energy for synthesis of ATP. Photosynthesis, of course, takes place within the chloroplast. Chloroplast के अंदर होगा. Whereas the breakdown of complex molecules to yield energy take place in the cytoplasm. देखो, यहाँ पर साइट डिस्कस हो रही है. जैसे हमने साइट ऑफ लाइट रिएक्शन पढ़ा था ना क्लोरोप्लास्ट, वैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कहां कहां हो रहा था? विद इन द क्लोरोप्लास्ट, जो यूकैरियोट्स में होगा. अब जो ब्रेकडाउन होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो कहां से शुरू होगा? साइटोप्लाज्म में, और लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब खाना बना कहां था? खाना बना है क्लोरोप्लास्ट में. फिर प्लांट पार्ट को कंज्यूम किया एनिमल ने, या फिर हम यहां सिर्फ प्लांट को कंसिडर करें तो एक सेल के अंदर दूसरा सेल ऑर्गेनेल भी है जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये फूड साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म से सेल के साइटोप्लाज्म में आया, फिर साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर जो भी प्रोडक्ट बना वो कहां गया? अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में फाइनल रिलीज हुआ एनर्जी का. नाउ ये पॉइंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. द ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स
through oxidation within the cells leading to release of considerable amount of energy is called respiration. Respiration में क्या हुआ है, कार्बन बॉन्ड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के तोड़े गए और एनर्जी रिलीज हुई. The compounds that are oxidized during this process are known as respiratory substrates. Usually, carbohydrates are oxidized to release energy, but प्रोटीन और फैट की बात आए एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड, इनको भी हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज कर सकते हैं. बट प्लांट को या किसी भी सेल को सबसे फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट. ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल all the energy contained in respiratory substrates is not released free रिलीज नहीं हो रही है, और इन अ सिंगल स्टेप, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मतलब एक सिंगल स्टेप में एक साथ एनर्जी नहीं निकलती है. ठीक है, इट इज रिलीज्ड इन सीरीज ऑफ स्लो स्टेप, धीरे धीरे रिलीज होगी एनर्जी. और वो कौन कंट्रोल कर रहा है ये सारे स्टेप्स को, एंजाइम्स. इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. हमने बात करी थी एनर्जी करेंसी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई. Hence, it is important to understand that energy released by oxidation in respiration is not, rather cannot be used directly. एक साथ directly आप use नहीं कर सकते to synthesize ATP, which is broken down whenever need to be utilized. मतलब आवश्यकता अनुसार, सेल की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप ATP को तोड़ेंगे और उससे एनर्जी मिलती है. Hence, ATP एक्ट एज एनर्जी करेंसी, मतलब जितनी भी एनर्जी कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ के मिली वो एट इंस्टेंट सेल यूटिलाइज नहीं करती, उसे स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में. दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूजफुल. ये जो भी कंपाउंड या स्केलेटन बना है कार्बन का, वो किसका प्रिकर्सर है, दूसरे मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स आगे चल के बनने वाले हैं उसका प्रिकर्सर है आपका ये कार्बन स्केलेटन. अब क्वेश्चन आता है, डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या पौधे सांस लेते हैं? हाँ लेते हैं, बट क्या ये बोलना सही है? प्लांट्स ब्रीथ, ये बोलना सिग्निफिकेंट है क्या? मतलब क्या प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जैसा हमारे पास है? देखते हैं. वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट. यस, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू ऑकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट CO2. हेंस plants have systems in place that ensure availability of oxygen. Plants, unlike animals, have no specialized organs. देखो, कोई भी specialized organ plants के पास नहीं है animals की तरह, but they have stomata and lenticels for this purpose. Stomata हम जानते हैं, green parts of the stem और leaf पे stomata मिलते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज, और जो भी वुडी पोर्शन होता है प्लांट का, ट्री का, वहां पर आपको मिलेगा लेंटिसेल्स. देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. क्यों ऐसा? हम तो नहीं रह सकते रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बिना. क्यों? बिकॉज हमारी बॉडी की हर सेल डिपेंडेंट है किस पे? एक दूसरे पे, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए. बट अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की हर सेल अपना ध्यान रखना खुद जानती है, इंडिपेंडेंट है. फर्स्ट, क्या रीजन है? ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स. अभी हमने डिस्कस किया. देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही धीमे होता है, तो जो सेल जिसने डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया वो उसे वहीं पर यूज कर लेती है. सेकेंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर एक्सचेंज. क्यों? अरे भाई, जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट एनिमल्स को है उतनी प्लांट्स को नहीं होती. रूट, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट द रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स डू. ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज्ड एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड. हर लीफ अपना ध्यान खुद रखती है क्योंकि हर पत्ती के पास उसके खुद के स्टोमेटा है.
When cells photosynthesize, availability of oxygen is not a problem, क्योंकि photosynthesis में बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन. Since oxygen is released within the cells. तीसरा पॉइंट अगर हम देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्लांट में एज सच रेस्पिरेटरी ऑर्गन का रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा आपको. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट. बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता. ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्लोज टू द सरफेस ताकि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो. दिस इज ट्रू फॉर द लीव्स. यू मे आस्क बट व्हाट अबाउट थिक woody stem and roots? In stems, the living cells are organized in thin layers and beneath the bark के नीचे, क्योंकि bark में जो outer most layer है ना बेटा cork, उसे हम dead consider करते हैं. They also have openings called lenticels. The cells in the interior are dead and provide only mechanical support. Thus, most of the cells of a plant have at least a part of the surface in contact to air. मतलब बहुत ही कम ऐसी cells है जो directly atmosphere के contact में है. This is also facilitated by loose packing of parenchymal cells in leaves, stems and roots, which provide an interconnected network of air spaces. The complete combustion of glucose which produces CO2 and water along with energy. उस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं. यहां पर देखो ग्लूकोज लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑक्सीजन. ये इक्वेशन को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी. फोटोसिंथेसिस में आपने क्या किया था? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे CO2, वाटर और एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी को यूज करके क्या बनाया था? ग्लूकोज. और क्या रिलीज हो रहा था? ऑक्सीजन. ठीक है. तो आप इसे यूज कर सकते हैं रिवर्स फॉर्म में फॉर फोटोसिंथेसिस. नाउ इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स. ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाना है जिसकी जरूरत सेल को है. द स्ट्रेटेजी दैट इज the plant cell utilize is to catabolize मतलब break down करना the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. मतलब सारी liberated energy को heat की तरह आपको नहीं रिलीज करना, कुछ ट्रैप करके रखना है. The key is to oxidize glucose not in one step. अगर आपने एक ही स्टेप में सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर लिया तो एक साथ इतनी एनर्जी निकलेगी जिसको यूज सेल नहीं कर पाएगी. इसीलिए स्टेप बाय स्टेप होता है. बट इन सेवरल स्टेप्स इनेबलिंग सम स्टेप्स टू बी जस्ट लार्ज इनफ सच दैट एनर्जी रिलीज कैन बी कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस. हाउ दिस इज डन? अब ये होगा कैसे, ये हम देखेंगे रेस्पिरेशन में. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, water and energy are released as the product. The combustion क्या है? combustion और respiration में difference क्या है? देखो combustion की बात करें तो mainly combustion term is used for non-living, है ना. हमारी बॉडी में अगर रेस्पिरेशन चल रहा है, एनर्जी निकल रही है, कंबशन में भी एनर्जी निकलती है, बट क्या हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कंबशन चल रहा है? नहीं होता ना ऐसा. क्यों? बिकॉज कंबशन टर्म इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग. जैसे हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, वो कंबशन है. द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगेगा, बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल. तो ऐसी कंडीशंस भी होंगी एनएरोबिक कंडीशंस जहां ऑक्सीजन नहीं है. देयर आर सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल्स ऑन दिस प्लैनेट लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर दैट लैक्ड ऑक्सीजन. आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा, वहां पर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, दैट मींस फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था, वही बता रहा है. मतलब उस समय भी तो सेल्स थी जो अडेप्टेड थी कि बिना ऑक्सीजन के कैसे सरवाइव करना है. इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो ऑफ सेवरल दैट आर अडेप्टेड टू एन एरोबिक कंडीशन.
Some of these organisms are facultative anaerobes. देखो facultative anaerobes, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, facultative मतलब क्या होता है? ऑप्शनल. facultative anaerobes मतलब ऑप्शनल. फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब होता है ऑप्शनल, है ना. मतलब ऑप्शनल क्या है? अगर नॉर्मली तो ये एरोबिक कंडीशन में रहते हैं, ठीक, बट अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि इनकी डेथ हो जाएगी. ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स. वाइल इन अदर द रिक्वायरमेंट फॉर एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट. बट कुछ ऐसे होते हैं कि एनारोबिक कंडीशंस उनके लिए जरूरी है. जैसे माइकोप्लाज्मा भी अपन देखते हैं ना. माइकोप्लाज्मा में क्या था? इट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ in any case all living organisms retain the enzymatic machinery to partial oxidize glucose without help of oxygen, और इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. ये याद रखना, पार्शियल ऑक्सीडेशन. अब सबसे पहली चीज तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आपने देखा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या बनता है? CO2, वाटर और एनर्जी. अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा? और पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होगा? देखो, पार्शियल ऑक्सीडेशन में आपके जो कार्बन है मींस आपको यहां पर पार्शियल ऑक्सीडेशन में कोई ऐसा ग्रुप है, जैसे मान लो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से आपको एसिडिक ग्रुप मिल गया, तो एल्डिहाइड से एसिड बनना ऑक्सीडेशन तो है, पर क्या यहां पर CO2 निकला? नहीं, CO2 नहीं निकला. पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा? CO2 तो निकलेगा, लेकिन सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज नहीं हुए. और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में तो जो भी सबस्ट्रेट है उसके सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गए. ठीक है, तो ये है द जनरल अबाउट रेस्पिरेशन. अब अगर आप रेस्पिरेशन की बात करो तो रेस्पिरेशन की सबसे शुरुआती स्टेप ग्लाइकोलिसिस है. यहां पर बता रहा है ना, ग्लाइकोलिसिस, पार्शियल ऑक्सीडेशन. अब स्टार्ट करते हैं हम ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में टर्म ग्लाइको मींस शुगर या फिर ग्लूकोज, लिसिस मींस ब्रेकडाउन. तो ग्लाइकोलिसिस में होगा क्या बेटा? ग्लाइकोलिसिस में होगा शुगर का ब्रेकडाउन. शुगर इनिशियली पहले टूटेगी किस में? दो कंपोनेंट्स में, बिकॉज शुगर इज अ डाइसैकेराइड. तो सुक्रोज को आप देखेंगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक होगा फ्रक्टोज, और एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन है. सो एंजाइम यहां जो लगने वाला है दैट इज इनवर्टेज. ठीक है. नाउ ग्लाइकोज फॉर शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन. द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय एम्बडन मेयरहोफ पार्नास. इसीलिए हम इसे कॉमनली बोलते हैं EMP पाथवे. EMP मीन्स on the basis of name of scientist, EMP pathway in anaerobic organism. जो ऑर्गेनिज्म जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है. सो अगर कोई स्टेप एनएरोबिक है या ऑर्गेनिज्म में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ऐसा कौन सा पार्ट है या प्रोसेस है जो उसमें कंपल्सरीली होगा? एंड दैट इज ग्लाइकोलिसिस. तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एकमात्र ग्लाइकोलिसिस है उसमें एनर्जी का सोर्स. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी रिएक्शंस होंगे वहां पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, बट ग्लाइकोलिसिस ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन की नेसेसिटी नहीं होती. नाउ इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन. ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीडेशन की जब हम बात करते हैं तो एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन जिसमें प्रोडक्ट मिलता है CO2 एंड वाटर, एक होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जिसमें CO2 का मॉलिक्यूल मिलेगा बट सबस्ट्रेट के सारे कार्बन ऑक्सीडाइज होके CO2 में कन्वर्ट नहीं हुए. तीसरा होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन जो यहां पर है. यहां CO2 का रिलीज
किसी भी स्टेप में नहीं होता। बट ऑक्सीडेशन क्यों बोला? बिकॉज स्टार्ट करते हो आप एल्डिहाइड ग्रुप से, ग्लूकोज या कीटो ग्रुप फ्रक्टोज से, और लास्ट में आपको क्या मिल रहा था, जहां ग्लाइकोलिसिस में क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड। तो एल्डिहाइड से क्या मिला आपको, एसिड। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। पर इस ऑक्सीडेशन को क्या बोला, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो याद रखना ये चीज। ग्लाइकोलिसिस को हमने क्या कंसिडर करा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ग्लूकोज जो है वो क्या है, एंड प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। देखा था हमने इसके पिछले चैप्टर में। नेक्स्ट, अब ये जो सुक्रोज में मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, सुक्रोज को आप कन्वर्ट करते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, एंजाइम लगता है इन्वर्टेज एंड टू मोनोसेक्राइड्स। अब ये दोनों मोनोसेक्राइड, चाहे आप ग्लूकोज की बात करो या फ्रक्टोज की बात करो, ये एंटर कर सकती है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब यहां पर होगा क्या, आपको एटीपी देना पड़ेगी। एटीपी क्या है, सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी ब्रेकडाउन होके क्या देगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मतलब यहां पर आपको एनर्जी देना पड़ेगी। ये प्रोसेस इनपुट है। अभी आप जैसे इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, जब भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप किसी भी इंटरप्राइज या बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपको पैसा नहीं मिलता, आपको इनिशियली पैसा खर्च करना पड़ता है या फिर लगाना पड़ता है इनपुट। तो इनिशियली आप एटीपी लगाएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहली स्टेप दिख रही है आपको, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर एटीपी लगता है और क्या रिलीज होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो ऐड होके क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। याद रखना यहाँ पर एंजाइम, ये जो एंजाइम लगता है दिस इज हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज। ये है पहली स्टेप। स्टेप मतलब यहाँ पर देखना टोटल, एनसीईआरटी अभी लिखेगी यहाँ टोटल 10 स्टेप्स है। 10 स्टेप्स मतलब जो भी प्रोडक्ट्स लिखे हैं वो 10 है, बट यहाँ एरो काउंट करवाती हूं मैं, बिकॉज हम इसी से याद करेंगे किस स्टेप में एटीपी रिलीज हुआ और किस स्टेप में एटीपी यूज हुआ है। तो इस स्टेप को आपने एरो को नंबर देना है नंबर 1। ठीक, ये नंबर 1 है, ये एरो नंबर 2, ये 3rd, ये 4th और ये 5th है ना। इसको नहीं करना, इसको नंबरिंग नहीं करना है आपने। तो ये 1 2 3 4 5 हो गया अपना। ठीक, तो पहली स्टेप में आपने देख लिया एटीपी लगा। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज देन आइसोमराइज्ड टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर आपने बना दिया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है ना ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फिर बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहां पर किसी भी एटीपी का यूटिलाइजेशन या फिर रिलीज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सेकेंड स्टेप में। नेक्स्ट, subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same। याद रखना है पॉइंट। अगर ये आ जाए इनकरेक्ट करेक्ट में और लिख दे आपको कि subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are different, तो ये मत सोच लेना कि अगर ये डिफरेंट ग्रुप है तो इनका मेटाबॉलिज्म भी अलग तरीके से होता है। मेटाबॉलिज्म होगा इनका सेम तरीके से। द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस अभी आप देख ही रहे हो। इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन, देखो बोला ना मैंने 10 रिएक्शंस है under the control of different enzymes take place to produce final product। क्या मिलेगा आपको ग्लाइकोलिसिस का, ग्लूकोज से मिलेगा पायरुविक एसिड। while studying the steps of glycolysis please note the steps at which, याद रखना, जहां एटीपी यूटिलाइज हो और जहां एटीपी रिलीज हो। इसी के साथ साथ एक और एनर्जी इंटरमीडिएट NADH2, ये किस स्टेप में रिलीज होगा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो नाउ यहां पर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका आइसोमर बना, ये 6 कार्बन वाला ही चल रहा है। अब एक एटीपी और लग गया आपका, कहां पर, तीसरी स्टेप में। तो अभी तक हमें पता चला कि फर्स्ट और थर्ड में क्या हुआ, एटीपी यूज्ड, एटीपी यूज्ड। तो टोटल कितने एटीपी मॉलिक्यूल हो गए बेटा, 2 मॉलिक्यूल। ठीक, अब यहाँ पर देखो एटीपी लगा तो एक और फॉस्फेट ग्रुप दे देगा वो। अब एक और फॉस्फेट दे दिया तो 1,6 बिसफॉस्फेट हो गया ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, इसका नाम क्या आ जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
ठीक, तो यहां से आ गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि कन्वर्ट हो सकता है किसमें, डीहैप। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो डीहैप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको क्या लिखोगे, पागल है ये, पागल है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग में अंतर है बस। अब ये दोनों रिवर्सिबल है, पर हम किस पाथवे पे जा रहे हैं, ये पीजीएएल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से आगे बढ़ाएंगे, ठीक। अब देखना आगे, अब पांचवी स्टेप में आपको दिख रहा है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड पीजीएएल, पागल से क्या बन जाएगा, बड़ा पागल। बड़ा पागल मतलब हो जाएगा बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बिस फॉस्फोग्लिसरेट। पर बिस बोला मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप आ गए। अब ये दूसरा फॉस्फेट कहां से आया, एनसीईआरटी ने यहां तो किसी भी एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं दिखाया, बट कंटेंट में लिखा है, ये पांचवी स्टेप में लगेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पढ़ लेते हैं हम कंटेंट में से, ठीक है। एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप्स, फर्स्ट in the conversion of glucose into glucose 6 phosphate, देख लिया पहली बात। दूसरा, second in the conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate या biphosphate बोल सकते हो। The fructose 1,6 biphosphate is split into, दो देखे हमने, DHAP and पागल, है ना, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फिर आप बोल सकते हो PGAL। We find that there is one step where NADH2 बोल दूं मैं, NADH plus H plus को NADH2 जो फॉर्म होगी, कहां से बनेगी, किससे बन रही है, NAD plus से। अब इसी जगह पर देखो, this is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3-biphosphoglycerate या glyceric acid. 2 redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atoms from PGAL aldehyde से क्या बन गया, एसिड। और ये निकालने वाला, हाइड्रोजन निकालने वाला कौन था, NAD प्लस, ये रहा NAD प्लस, इसने हाइड्रोजन लेके क्या दे दिया, NADH2। तो यहां से ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, पार्शियल ऑक्सीडेशन है ना, ग्लाइकोलिसिस, तो आपको अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट को देना पड़ेगा। अब एक चीज याद रखें यहां पर, ये ऑक्सीडेशन हुआ, साथ में इस स्टेप में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का भी जिक्र होगा। PGAL is oxidized and with inorganic phosphate, मिल गया, यहां पर दे रहा है with inorganic phosphate to convert it into BPGA, मतलब एल्डिहाइड से एसिड बन गया और एक फॉस्फेट ग्रुप से दूसरा फॉस्फेट ग्रुप। एक चीज और ट्रिक से बता दूं मैं, ये 5 है ना, पांचवी स्टेप मतलब एक ऐसा सब्सटेंस निकलेगा जिसमें 5 एलिमेंट है, देखो NADH2, 5 हो गए, तो पांचवी स्टेप में 5 वाला, ये याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इसके बाद इधर देखना, फिर अपन कंटेंट पढ़ लेंगे। जैसे 5th स्टेप हो गई, 5th के बाद आ जाता है बेटा 6th, 5th के बाद आ गया 6th स्टेप। पहली और तीसरी में एटीपी यूज हुआ, अब 3 का ही मल्टीपल ले लो, 6th और 9th में एटीपी निकलेगा। तो ये 6th स्टेप, ये 7th स्टेप, ये 8th स्टेप, ये 9th स्टेप। ये जितनी भी रिएक्शंस है, टोटल रिएक्शंस कितने हैं, 10, बट टोटल एरो अपन ने मार्क करे थे कितने, 9 ना। अब देखो जहां 6th में एटीपी निकल गया, मतलब बिसफॉस्फेट से सिर्फ एक फॉस्फेट आ गया, दिख रहा है, ये रटना नहीं है, ग्लाइकोलिसिस रटना नहीं होता, कंसेप्चुअली समझना है आपको। जहां पर 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, 2 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया, मतलब एटीपी निकला होगा ना, तो एक फॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में निकल गया 6th स्टेप से। तो ये फिर से बेचारा 1,3 की जगह क्या हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट भी बोलते हैं। 7th स्टेप में कोई चेंज नहीं हुआ, बस क्या हुआ, फॉस्फेट ग्रुप बोर हो गया था 3rd पोजीशन पे रह के, तो उसने बोला मैं 2nd पे आ जाता हूं। तो यहां पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट या 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। नाउ 8वीं स्टेप में निकल गया पानी, वाटर रिलीज हो गया,
अब अगर वाटर रिलीज हो जाता है, अब जो ग्रुप बन गया, देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप तो सेकेंड पोजीशन पे, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना बेटा, अभी तक एक मॉलिक्यूल अपन देख रहे थे, यहां तक क्या था, सब एक एक मॉलिक्यूल था। अब इस स्टेप के बाद ये दो चीजें बन रही है ना, यहां पर देखो ना, 6 कार्बन को स्प्लिट करा, या तो 3 कार्बन या 3 कार्बन। तो अगर ये पाथवे कंटिन्यू हो रहा है तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन वाले? 2 मॉलिक्यूल्स। तो अब इस 5वीं स्टेप से जितनी भी चीजें होंगी ना, उनमें सभी में इंटू 2 हो जाएगा। मतलब ये भी जो था ना, ये क्या हो जाएगा, इंटू 2। ये सब, ये इंटू 2 सब कुछ। ये देखो ना, 2 मॉलिक्यूल्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सब जगह आपका 2 मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरेट या 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से किसकी पोजीशन बदली, फॉस्फेट ग्रुप की। 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब 8वीं स्टेप में पानी निकल गया, पानी निकलने के बाद फॉस्फोइनॉल, इनॉल ग्रुप दिख रहा है जहां पर, इनॉल पायरुवेट हो गया, ये 2 मॉलिक्यूल्स है। अब फिर भी फॉस्फेट निकालना पड़ेगा ना अभी, तो इस फॉस्फेट को भी निकालोगे किसकी मदद से, एटीपी की मदद से। तो 9th स्टेप में भी आपका क्या हो गया, एक एटीपी रिलीज हो चुका है। अब एक एटीपी निकला तो क्या बन गया बेटा, पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल। तो बैलेंस हो गया ना, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुविक एसिड। ये हो गया कंप्लीट। इसका कंटेंट पढ़ लेते हैं हम। नाउ द कन्वर्जन ऑफ बीपीजीए to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process. This energy is trapped by the formation of ATP. Another ATP synthesized during the conversion of PEP, phosphoenol pyruvate. कहाँ पढ़ा है, पढ़ा सा लग रहा है। हाँ, मैंने जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था ना, C4 पाथवे में, phosphoenol pyruvate was the सबस्ट्रेट जो CO2 को फिक्स करता है, ठीक है, और फिर उसकी मदद से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा था। Now, can you then calculate how many ATP molecules are directly synthesized? बिल्कुल सही बात। ये directly synthesized के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं SLP, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि वहीं पर एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीडाइज होने की जरूरत नहीं है। अभी कैलकुलेट करेंगे। पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट क्या हो गया, पायरुविक एसिड। इसका भाग्य क्या लिखा हुआ है, ये डिपेंड करेगा सेल्यूलर नीड्स पे। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, इट डिपेंड्स ऑन दी सेल्यूलर नीड्स। ठीक है, मेटाबॉलिक फेट डिपेंड करेगा सेल्यूलर नीड पे। जैसे 3 मेजर पाथवे, देयर आर 3 मेजर पाथवेज इन विच सेल कैन हैंडल पायरुविक एसिड। 3 तरीके हैं। सबसे पहला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहल फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। 3 तरीके हैं। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशंस, मेनली प्रोकैरियोट और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब जो प्रोडक्ट CO2 और वाटर बनाएगा, उसके लिए आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी क्रेब्स साइकिल, और इसके लिए लगेगा ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। पर ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या क्या चीजें याद करनी है वो ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस में एटीपी यूज्ड कौन सी स्टेप में थी, सुनो। फर्स्ट, थर्ड। पहले बोला है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको खर्चा करना पड़ता है, तो फर्स्ट और थर्ड में एटीपी यूज हुआ। ठीक है, फिर कितने मॉलिक्यूल्स थे बेटा, ये 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स थे। नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं कि एटीपी प्रोड्यूस्ड कौन सी स्टेप में, 3 का मल्टीपल, 6th 9th। अब 5वीं स्टेप के बाद सारे 2-2 मॉलिक्यूल्स हो गए थे, तो यहां पर एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 4 एटीपी मॉलिक्यूल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबस्ट्रेट
सबस्ट्रेट SLP ATP, सबस्ट्रेट लेवल में कितना ATP बना है, तो याद रखो सबस्ट्रेट लेवल में कितना ATP बन रहा है टोटल। हाँ, टोटल कितना बन रहा है 4, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पर अगर पूछा जाए कि नेट गेन ATP जो सबस्ट्रेट लेवल में हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, तो आप करोगे 4 - 2, मतलब हो जाएगा 2 ATP। 2 ATP का क्या हो गया नेट गेन। पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक ग्लूकोज के पूरे कंप्लीट एरोबिक ब्रेकडाउन में कितना होगा, तो वो बात अलग हो जाती है, बिकॉज एरोबिक ब्रेकडाउन में आप NaDH2 को भी लेते हो। तो अगर टोटल फ्रॉम 1 ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस से कितना मिलेगा, ग्लाइकोलिसिस नेट गेन ATP। तो यहां पर याद रखना है कि इसमें आपको किसको कंसीडर करना है, यहां आपको NaDH2 जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाकर एक NaDH2 कितना देगा ATP, 3 ATP देता है। तो अगर पूरा क्वेश्चन आ जाए फ्रॉम 1 ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन से या एरोबिक ब्रेकडाउन में एक ग्लाइकोलिसिस से नेट गेन ATP कितना होगा थ्रू ग्लाइकोलिसिस, तो आपका आंसर क्या होगा, टोटल प्रोड्यूस्ड माइनस टोटल यूज्ड। अब टोटल प्रोड्यूस्ड कितना था देखा तुमने, टोटल प्रोड्यूस्ड कितना था, एक तो आपका 4 मॉलिक्यूल्स ATP के डायरेक्ट SLP सबस्ट्रेट लेवल बन रहे थे, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जो बनेगा वो अलग, मतलब NaDH2 2 मॉलिक्यूल थे वहां, तो 2 3 6, तो टोटल प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा, टोटल प्रोड्यूस्ड में SLP प्लस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और माइनस टोटल ATP जो यूज हो गया वो कितना था 2 ATP, है ना। तो इतना आपका सबस्ट्रेट लेवल में जो बन रहा था वो बन रहा था 4, ऑक्सीडेटिव में एक NaDH2 था तो 2 मॉलिक्यूल्स इधर बन रहे थे 5 के बाद, 2 3 6 माइनस हो जाएगा 2 ATP। सो नेट गेन ATP इक्वल्स टू 8। ये हो गया ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन ATP। एक ग्लूकोज के एरोबिक ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं हम, मतलब जब ग्लूकोज पूरी तरह से टूटेगा तभी जाके NaDH2 माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद वो 3 ATP देता है। अदरवाइज अगर सिर्फ ऐसा आ जाए कि एक ग्लाइकोलिसिस में आप एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कितनी ATP रिलीज कराते हैं या नेट गेन ATP कितना होगा फ्रॉम 1 ग्लाइकोलिसिस, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन शब्द नहीं दिया है तो आपको NaDH2 कंसीडर नहीं करना, आपको फिर डायरेक्ट नेट गेन ATP कितना बताओगे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, so this completes our glycolysis.